चलिए, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ये वर्ब का ही एक भाग है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि जैसे देखिए इस सेंटेंस को आप देखिए, सी इज़ रीडिंग, दे प्ले, सी प्लेज। ये तीनों सेंटेंस में समझ में आ रहा है, सी इज़ रीडिंग, दे प्ले एंड सी प्लेज। यहाँ पर दे है, यहाँ पर सी है, ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो रहा है। तो फाइनाइट का मतलब हो गया कि ए वर्ब विच लिमिटेड और कंट्रोल्ड बाय ए नंबर और पर्सन, जो सब्जेक्ट होता है। जनरली सब्जेक्ट जो होता है वो नंबर और पर्सन में होता ही है। जैसे मान लीजिए कि दे, तो दे क्या हो गया, ये आपका प्लूरल नंबर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब आपका वर्ब इन द सेंस कि ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब लिमिटेड या कंट्रोल्ड होता है तो उसको फाइनाइट बोलते हैं। समझ में आ गया? जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे बॉय रीड्स, अ बॉय रीड्स, लेकिन अगर बोल देंगे बॉयज तो फिर रीड हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ, ये आपका कैसे हो रहा है? इसका मतलब है कि नंबर और पर्सन के बेसिस पे वर्ब बदल रहा है ना। तो डेफिनेशन में वही चीज़ दिया है कि ए वर्ब विच लिमिटेड और कंट्रोल्ड बाय द नंबर और पर्सन और द सब्जेक्ट इज नॉन एज फाइनाइट। तो फाइनाइट हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, फाइनाइट में ज़्यादा ध्यान देना है नहीं, क्योंकि जितना भी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस सब तो फाइनाइट ही है, ठीक है। जहाँ पर टेंस काम नहीं आए, कुछ एडिशनल रूल लगाया गया है, उसी को बोलते हैं नॉन फाइनाइट, जो हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 सेंटेंस दिया हुआ है। नॉन फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट तो हम लोग समझ गए। नॉन फाइनाइट क्या होता है? डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब बट हैज़ नो सब्जेक्ट, नॉट लिमिटेड बाय द नंबर एंड पर्सन, नो टेंस यूज। फाइनाइट का मतलब होता है कि आपका जो वर्ड होगा वो एक्चुअली में होगा वर्ब आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जनरली हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वर्ब जो होता है वो तो लास्ट में होता है, लेकिन वर्ब जो वो फर्स्ट में भी आ सकता है, और जब फर्स्ट में आ सकता है वहाँ पर टेंस का कोई रोल है नहीं। तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग नॉन फाइनाइट बोलते हैं। डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब बट हैज़ नो सब्जेक्ट, नॉट लिमिटेड बाय द नंबर, जिसका नंबर से पर्सन से कोई मतलब है नहीं, इसका एक अपना अलग ही रूल चलता है, उस रूल को पढ़ना है नॉन फाइनाइट में। देखिए, द गर्ल वांट्स टू रीड, गर्ल वांट्स टू रीड, यहाँ पर देखिए टू रीड, टू रीड क्या है? यही नॉन फाइनाइट है। टू रीड क्या है? नॉन फाइनाइट है। यहाँ पर द गर्ल के साथ भी टू रीड लगा और गर्ल्स के साथ भी टू रीड लगा। यहाँ पर आपका नंबर बदला, सिंगुलर से प्लूरल हो गया, बट ये एज इट इज है। तो यहाँ पर नॉन फाइनाइट का काम हो रहा है। आई फाउंड द गर्ल रीडिंग, अब देखिए गर्ल रीडिंग, यहाँ पर तो बीच में अगर हम टेंस का देखें तो इसका मतलब तो यूज ई जाना चाहिए था, गर्ल इज रीडिंग, लेकिन है नहीं। गर्ल के बाद हम सीधे लगा दिए रीडिंग, इसका मतलब क्या? यहाँ पर टेंस का कोई रोल है नहीं। आई फाउंड द गर्ल रीडिंग, ये सेंटेंस में टेंस का कोई रोल है नहीं। तो अब आई के हिसाब से रीडिंग भी नहीं लिमिटेड हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। आई के हिसाब से होने से तो एम लगता। तो ये सारा रूल हम लोग टेंस में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रूल लग नहीं रहा है। तो मोटा मोटी हम इस तरह से समझ सकते हैं कि फाइनाइट का मतलब होता है क्या, कि जब आपका सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन के आधार पे वर्ब बदले तो वो फाइनाइट, और जब आपका नंबर, पर्सन के आधार पे वर्ब नहीं बदले और वर्ब आके खुद सब्जेक्ट बन जाए, वर्ब आके खुद नाउन बन जाए। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट तो नाउन होता है, सब्जेक्ट ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन, लेकिन कभी कभी अगर वर्ब आ जाए और वर्ब आके सब्जेक्ट का काम करे, तो अगर सब्जेक्ट का काम करे इसका मतलब क्या है? वो नाउन है। तो जब वर्ब आपका नाउन का काम करे, ठीक है, वर्ब आपका एडजेक्टिव का काम करे, तो उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट। अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं। नॉन फाइनाइट जो होता है वो 3 होता है। एक को बोलते हैं हम लोग इन्फिनेटिव, एक को बोलते हैं पार्टिसिपल, और एक को बोलते हैं जिरंड। अब ये तीनों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, जिरंड क्या होता है। इन्फिनेटिव कितना तरह का होता है, कैसे सेंटेंस बनता है, पार्टिसिपल कितना प्रकार का होता है, और जिरंड कितना प्रकार का होता है। 1 बाय 1 अगर हम पढ़े, सबसे पहले हम पढ़ते हैं द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव एक्ट एज नाउन, सब्जेक्ट में आएगा
इसका मतलब नाउन का काम कर रहा है, या तो ऑब्जेक्ट में आएगा। तो हमें पता है कि जब कोई भी चीज़ या तो सब्जेक्ट है या तो ऑब्जेक्ट है तो वो नाउन है या प्रोनाउन है, लेकिन वो रहेगा वर्ब। जब आपका वर्ब नाउन का काम करे तो वो इन्फिनेटिव है। एक लाइन में याद रखिए, जब वर्ब सब्जेक्ट में रहे या ऑब्जेक्ट में रहे और नाउन का काम करे तो इन्फिनेटिव है। समझ लेते हैं। एक्ट एज नाउन इट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब इसमें एग्जांपल जैसे टू स्टील, टू ड्रिंक, ये प्रेजेंट फॉर्म में है। टू हैव स्टोलन, टू हैव रिटर्न, ये परफेक्ट फॉर्म में है। ये तो हम लोग जानते हैं, टेंस में पढ़े ही हैं। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे बम्बू इज यूज टू मेक पेपर, यहां पर टू मेक क्या है? इन्फिनेटिव है। समझ में आ रहा है? बम्बू इज यूज टू मेक पेपर, ये टू मेक क्या है? इन्फिनेटिव है। टू फॉरगिव, अब इसको समझ लीजिए। टू फॉरगिव, फॉरगिव क्या है? फॉरगिव तो एक वर्ब है, माफ करना, एक वर्ब है। अब ये वर्ब आपका कहां पर आ गया है? सब्जेक्ट में आ गया है। तो जब सब्जेक्ट में आ गया तो ये वर्ब किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। तो जब आपका वर्ब नाउन का काम करे और उसके पहले टू लग जाए तो क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव। तो अगर आपका क्वेश्चन है हाउ टू आइडेंटिफाई द इन्फिनेटिव, दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इज बिलोंग्स टू इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जीरंड। पता कैसे लगाएंगे कि कोई भी चीज इन्फिनेटिव है कि नहीं है? तो अगर आपका वर्ब नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट में आके लग गया, ऑब्जेक्ट में आके लग गया और टू लगा दिया तो इन्फिनेटिव है। सिंपल सा है पहचानने का तरीका, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। आ रहा समझ में? जैसे यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या होता है? विथ टू और एक है विदाउट टू। इसको हम लोग थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। अब यहां पर देखिए, एक सेंटेंस है टू एर इज वुमेन। टू एर, एर का मतलब क्या होता है? एर का मतलब होता है क्वालिटी है एक। एर का मतलब एरर, एरर से ही एर बना है। तो ये क्या है? ये आपका बन गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या है? सब्जेक्ट होता है हमेशा नाउन, तो ये नाउन का काम कर रहा है, इसलिए ये। लेकिन यहां पर टू नहीं लगा हुआ है, लेकिन हमको फिर भी ये इन्फिनेटिव में ही आएगा ये। अब इन्फिनेटिव जो होता है, किसी में विथ टू होता है, किसी में विथ टू नहीं होता है। मतलब विथ टू और विदाउट टू हमको दोनों समझना है। तो जो मतलब टू नहीं है लेकिन फिर भी इन्फिनेटिव है, टू नहीं है फिर भी इन्फिनेटिव है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इन्फिनेटिव। ऐसा नहीं कि टू है तो हम बोल दिए कि इन्फिनेटिव है। कुछ ऐसा भी सेंटेंस आपको मिलेगा जो है तो इन्फिनेटिव बट देयर इज नो टू। अब ये जानना कैसे है? इसमें एक चीज और है, इसको आपको जानना होगा कि विथ हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल्स नो यूज ऑफ टू। अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है या तो मॉडल है। मॉडल क्या होता है? मॉडल आपको पता है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सब मॉडल में आता है। अगर मॉडल रहे और हेल्पिंग वर्ब रहे, हेल्पिंग वर्ब का ही एक भाग है मॉडल, है ना? ये बाद में चर्चा होगा। तो जब आपका हेल्पिंग वर्ब या मॉडल रहे तो वहां पर टू का यूज नहीं होता है। दूसरा चीज क्या है कि अगर कुछ ऐसे वर्ड आए, सम अदर वर्ड्स लाइक बीड, डेयर, लेट, आस्क, एडवाइस, बेग एटसेट्रा, और बहुत सारे वर्ड है, उसका एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि अगर ऐसा वर्ड हो तो भी टू नहीं लगता है, लेकिन काम वो इन्फिनेटिव का ही करेगा। इस सेंटेंस को हम समझते हैं द टीचर लेट द स्टूडेंट गो अवे। यहां पर तो टू लग सकता था, द टीचर लेट द स्टूडेंट टू गो अवे, है ना? लेकिन चूंकि यहां पर लेट है इसलिए टू नहीं है, लेकिन टू का काम ये कर रहा है, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव को भी हम लोग समझना है पूरा डीपली। एक होता है विथ टू इन्फिनेटिव, एक होता है विदाउट टू इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव तो है लेकिन टू नहीं है। तो इसका तरीका एक ही है कि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो टू नहीं लगेगा, और अगर मॉडल है तो टू नहीं लगेगा, और कुछ स्पेशल वर्ड है जिसमें टू नहीं लगता है, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत आएगा। तो वो कुछ वर्ड का हम लोग लिस्ट बना लेंगे और उसमें प्रैक्टिस करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? इन्फिनेटिव समझ में आ गया? इन्फिनेटिव मतलब अभी आपका विथ और विदाउट टू समझाए हैं। अब यहां पर देखिए कुछ सेंटेंस इस तरह से आते हैं, जैसे देखिए इट इज नॉट सेफ टू गो देयर, एक सेंटेंस है, और एक सेंटेंस है टू गो देयर इज नॉट सेफ।
दो तरह का सेंटेंस आपको जनरली मिलेगा। टू गो देयर इज नॉट सेफ, ये भी एक सेंटेंस है और ग्रामेटिकली ये करेक्ट है। शॉर्टकट तरीका है। कभी कभी अगर आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा तो आप इस तरह से बात कर सकते हैं। जनरली ऐसा जरूरी नहीं कि आपको बात करने के लिए टेंस पूरा रटना पड़ेगा। ये भी एक सही सेंटेंस है। टू गो देयर इज नॉट सेफ, ये ग्रामेटिकली सही है, लेकिन इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट सेफ टू गो देयर। ये करेक्ट ऑर्डर है ना। तो ये दोनों सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, जब हमें इन्फिनिटिव का नॉलेज होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रहा। अब जैसे मान लीजिए यहां पर एक सेंटेंस, टू टॉक टू हर इज प्लेजर। टू टॉक टू हर इज प्लेजर, यहां पर टू टॉक आ गया। टू टॉक क्या है, नाउन का काम कर रहा है तो वर्ब। टॉक मतलब बात करना मतलब वर्ब, लेकिन ये काम कर रहा है नाउन का, इसलिए क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज प्लेजर टू टॉक टू हर। ठीक है, अब ये टू टॉक यहां भी आ गया, ये भी इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं वो बता रहे हैं। बात समझ में आया, इन्फिनिटिव यहां तक समझ में आया। अब इन्फिनिटिव का एक और चीज होता है, टू टू। दो टू कभी कभी आ जाता है। ये टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अत्यधिक, और इस टू का मतलब तो हेल्प करता है इन्फिनिटिव को। अब इसका सेंटेंस कैसे आता है, जैसे इस सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं, द रूम इज वेरी स्मॉल, इट कैन नॉट एकोमोडेट ऑल द फर्नीचर। देयर इज अ सेंटेंस, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस रूम इज टू स्मॉल टू एकोमोडेट ऑल द फर्नीचर। छोटा कर दिए। अब इसका सेंटेंस, एकोमोडेट का मतलब क्या होता है, एकोमोडेट का मतलब होता है अट जाना, है ना। मतलब रूम बहुत छोटा है, इसमें इतने सारे फर्नीचर नहीं अटेगा। मतलब रूम छोटा है, इतना छोटा है कि सामान नहीं हट रहा है। तो हम इसको शॉर्टकट पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस रूम इज टू स्मॉल टू एकोमोडेट। टू मतलब अत्यधिक छोटा है, टू एकोमोडेट दोनों को ऐड कर दिए, ऐसे लिख दिए, द रूम इज टू स्मॉल टू एकोमोडेट ऑल द फर्नीचर। इन्फिनिटिव का यूज ये है, टू और टू। समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, द कॉफी इज वेरी हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक। इसको हम ऐसे लिखेंगे, द कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक, है ना। ये टू और ये टू, ये टू का मतलब अत्यधिक और टू ड्रिंक ये इन्फिनिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन, नाउन का काम कर रहा है कौन, ड्रिंक। ड्रिंक क्या है, वर्ब। तो वर्ब जब नाउन का काम करता है तो इन्फिनिटिव। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो, नाउन का काम कर रहा तो इन्फिनिटिव है। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, और दिस इज द करेक्ट यूज ऑफ इन्फिनिटिव। आ रहा समझ में। अब देखिए, ये यहां तक हम लोग इन्फिनिटिव पढ़े। अब इन्फिनिटिव के बाद क्या आता है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को समझते हैं, द पार्टिसिपल। द पार्टिसिपल दो तरह का होता है, इंड्स विथ आईएनजी, फॉर्म एंड एक्ट एज एडजेक्टिव। अभी तक हम लोग देखे कि जब आपका वर्ब नाउन का काम करे तो इन्फिनिटिव है। अब पार्टिसिपल क्या होता है कि जब आपका वर्ब एडजेक्टिव का काम करे तो वो पार्टिसिपल है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, जब आपका वर्ब नाउन का काम करे तो इन्फिनिटिव, लेकिन जब आपका वर्ब एडजेक्टिव का काम करे तो वो पार्टिसिपल। अब कैसे, इसको समझ लेते हैं। अगर आपका आईएनजी फॉर्म में है, यानी कि वर्ब, अगर आपका वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, आई सॉ द ट्रेन कमिंग। ट्रेन क्या होता है, ट्रेन इज अ नाउन, और नाउन का विशेषता बता रहा है कि आते हुए ट्रेन। तो ट्रेन का विशेषता बता रहा है, इसका मतलब एडजेक्टिव है। तो जब आपका वर्ब एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वही तो पार्टिसिपल है। एक और, द ड्रॉनिंग एंट कैच द स्ट्रॉ। ड्रॉनिंग का मतलब क्या होता है, तैरता हुआ। कौन तैरता हुआ है, एंट। एंट क्या है, नाउन है, और नाउन का विशेषता बता रहा है कौन, ड्रॉनिंग। इसका मतलब ड्रॉनिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। दिख तो रहा है कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, लेकिन ये काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जब एडजेक्टिव का काम करे वर्ब तो वही तो है पार्टिसिपल। कंफ्यूजन नहीं रहना है। एक तो हम लोग पढ़ लिए नाउन, अब पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव।
अब देखिए, द पैसेंजर्स जम्प्ड आउट ऑफ द बर्निंग बस। बस कैसा है? जलता हुआ। विशेषता किसका बता रहा है? बस का। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव वर्ब जब एडजेक्टिव का काम करे तो पार्टिसिपल। मतलब पैसेंजर जो है वो कूद के भाग गए। कहां से? जलता हुआ बस से। देखिए, रॉरिंग लायन, लायन कैसा है? दहाड़ता हुआ। स्विमिंग फिश, फिश कैसा है? तैरता हुआ। तो ये फिश का विशेषता बता रहा है। फिश कैसा है? तैरता हुआ फिश। मूविंग चेयर, चेयर का विशेषता बता रहा है। कैसा है चेयर? मूविंग। लाफिंग चाइल्ड, चाइल्ड नाउन है, उसका विशेषता क्या बता रहा है? हंसता हुआ बच्चा। तो इस तरह का जब सेंटेंस आएगा तो हमको समझ लेना है कि ये पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल में कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब हम लोग समझते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल दो तरह का होता है, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। अब ये पास्ट पार्टिसिपल क्या है? पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि जब आपका वर्ब थर्ड फॉर्म में रहे। वर्ब का रूप फॉर्म्स तो पता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, है ना। वर्ब 1 जैसे मान लीजिए ईट, ईट का भी 2 एट, ईट का भी 3 ईटन, उसके बाद ईटिंग, उसके बाद ईट्स। तो थर्ड फॉर्म तो आपको पता ही है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? जब आपका वर्ब थर्ड फॉर्म का रूप ले ले और वो काम करे किसका? एडजेक्टिव का। जैसे द ब्रोकन ग्लास, ये ब्रोकन क्या है? ब्रेक का भी 3 है। अब ये किसका विशेषता बता रहा है? ग्लास का। टूटा हुआ ग्लास। तो ये विशेषता हो गया ना, वर्ब तो नहीं हुआ, विशेषता बता रहा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चूंकि ये भी 3 है इसलिए पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद देयर इज ए वुंडेड सोल्जर, घायल। वुंडेड का मतलब क्या? सोल्जर कैसा है? वुंडेड है। वुंडेड, वुंडेड मतलब क्या हो गया? वुंड, वुंडेड मतलब उसका विशेषता बता रहा है। बर्न्ट पेपर, जलता हुआ, जला हुआ, जलता हुआ ना, जलता हुआ होने से फिर बर्निंग पेपर हो जाएगा, जला हुआ पेपर। तो ये पेपर का विशेषता बता रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी समझ में आ गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेगा लेकिन आईएनजी फॉर्म में, और पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का ही काम करेगा लेकिन V3 फॉर्म में। यहां तक क्लियर? उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि इसमें लग जाता है हैव। परफेक्ट में ऐसे भी हैव लगता है, हैज लगता है, लेकिन यहाँ पर हैज का कोई रोल नहीं है, सिर्फ हैव का रोल है और उसमें आईएनजी फॉर्म लगता है। जैसे इस तरह का सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा, हैविंग अटेंडेड द लेक्चर वी रिटर्न, हैविंग अटेंडेड द लेक्चर वी रिटर्न होम। ये मान लीजिए एक सेंटेंस है, इसको हम अलग करके अगर लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, आफ्टर अटेंडिंग द लेक्चर वी रिटर्न होम। इस सेंटेंस को हम इस फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे एक सेंटेंस देखिए, हैविंग कंप्लीटेड द लंच वी कैम टू होम, तो आफ्टर कंप्लीटिंग द लंच वी कैम होम। इसका मतलब क्या है कि कंप्लीटेड आपका कंप्लीटिंग हो रहा है और दूसरा वाला जो है वो सेम रह रहा है। इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं। इसमें और एग्जांपल आप अपने से भी ऐड कर